Hello and a very warm and heartiest welcome to my English class. Today we are going to read the chapter Visit to Cambridge. Visit to Cambridge ये चैप्टर हमने लास्ट सेशन में पढ़ना स्टार्ट किया था. आज इसका ही हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि हम जो जिन दो महान लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं उनके बीच में क्या संवाद होता है, वो लोग क्या कन्वर्सेशन करते हैं. तो आइए पढ़ते हैं विजिट टू कैम्ब्रिज. बच्चों, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से फिरदौस कांगा, जो कि एक फेमस राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कैम्ब्रिज जाते हैं और कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात होने वाली होती है स्टीफन हॉकिंग से. स्टीफन हॉकिंग जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, यानी कि खगोल शास्त्री है. इन दोनों ही शख्सियतों में एक जो कॉमन चीज है वो ये है कि ये दोनों ही डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, दोनों ही व्हील चेयर पे हैं. जो स्टीफन हॉकिंग है उनको पैरालिसिस यानी कि लकवे का एक प्रकार है, एक उनको लकवा तरह का है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते हैं, खाली व्हील चेयर पे ही रहते हैं और बोलने के लिए भी वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, बटन्स दबाते हैं तभी जाके वो बोल पाते हैं. और फिरदौस कांगा जो है वो भी, उनको चूंकि एक बोन्स का, एक ब्रिटल बोन्स करके एक बीमारी है वो है, इसलिए वो भी चल फिर नहीं सकते, तो वो भी जो है व्हील चेयर का ही यूज करते हैं. तो वहां जाके जो है फिरदौस कांगा किस तरह से उनको फोन करते हैं और उनको आधे घंटे का अपॉइंटमेंट मिलता है मिलने का. तो इसी के आगे हम आज पढ़ने वाले हैं. देखिए फिरदौस कांगा की एक फोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये भी व्हील चेयर पे ही है. अब आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर. ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. देखिए इस पैराग्राफ में फिरदौस कांगा अपने मन की बात बता रहे हैं. वो कहते हैं कि जब इनकी फोन पे बात हुई असिस्टेंट से उनके, तो वो कहते हैं कि एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर. मैं अचानक से अपने को बहुत ही वीक यानी कि कमजोर महसूस करने लगा. मुझे लगा मेरा शरीर पूरा कमजोर हो गया है, वीक हो गया हूं मैं. ग्रोइंग अप डिसेबल्ड. ग्रोइंग अप यानी क्या होता है कि जो बड़े बड़े होना, बढ़ना है ना. तो इसी तरह से डिसेबल्ड, क्योंकि इनकी भी जो बीमारी थी वो बचपन से थी, वो जब से जन्मे तब से थी. तो ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, इस तरह से डिसेबल्ड ही मैं बड़ा हुआ, इस तरह से बड़ा होना. यू गेट फेड अप विद पीपल, तो आप बहुत ही थक जाते हैं. फेड अप यानी क्या, किसी चीज को हम जब बार बार सुनते हैं तो क्या होता है, कई बार हम फेड अप हो जाते हैं, उस चीज से थक जाते हैं सुन सुन के. यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव. आप थक जाते हो बार बार लोगों को कहते हुए सुनना कि टू बी ब्रेव, कि तुम्हें जो है ब्रेव बनना है, तुम्हें ब्रेव बनना चाहिए, बहादुर होना चाहिए. तो एक चूंकि एक डिसेबल्ड पर्सन है तो उससे हम और ज्यादा इस तरह की बातें करते हैं, उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हालांकि ये बातें करते हैं आसपास के लोग. लेकिन क्या होता है कि इंसान जो है सामने वाला वो थक जाता है इस तरह की बातें सुन के. तो यही आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, लोग हमेशा कहते हैं कि तुम्हें ब्रेव बनना है, बहादुर बनना है. एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक. ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमने करेज का अकाउंट खोल रखा है, जो कि हम जो है बैंक्स में खोलते हैं वैसा ही अकाउंट. तो करेज यानी साहस. ऐसा लगता है कि इससे कोई साहस का अकाउंट खोल रखा है. ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, और जिसमें हम बहुत ही लेजी हो जाते हैं. लेजी मतलब आप समझते हो, लेजी मतलब जब आप कुछ करना नहीं चाहते, है ना, आलसी हो जाते, तो हम बहुत ही लेजी हो जाते हैं कि एक चेक उसमें से हम जो है ड्रॉ करें. चेक ड्रॉ करना यानी कि चेक यानी क्या होता है, चेक से हम पैसे निकालते हैं. तो वैसे ही इससे हमको करेज निकालना है, साहस निकालना है. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत ही ये सब बातें सुन सुन के हम फेडअप हो जाते हैं कि तुम्हें साहसी बनना है, तुम्हें ब्रेव बनना है. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू. जो चीज है जिससे हमें हिम्मत मिलती है और हम और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो है वो क्या है कि इज सीइंग समबडी लाइक यू. जब हम किसी को अपने जैसा देखते हैं, हमारे जैसा कोई जब हमें दिखता है तब हमको थोड़ा स्ट्रांग फील होता है ना, हमें जो है मजबूती आती है. अचीविंग समथिंग ह्यूज, और वो इंसान अगर हमने देखा कि वो हमारी तरह इंसान है और उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ पा लिया है अपने जीवन में, कुछ बड़ा पा लिया है, तो ये देख के हमको भी उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है. देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर. तो तब हमें पता चलता है कि कितनी संभावनाएं हैं जीवन में हमारे साथ.
हम क्या क्या कर सकते हैं, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और आप जितना सोच भी नहीं सकते उस कल्पना के परे भी आप जो है उस चीज को प्राप्त कर लेते हो, आप वहां तक पहुंच जाते हो। I haven't been brave, said the disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है अलायंस, ये सब किसने कहा है? ये जो है स्टीफन हॉकिंग के बाद, मतलब कि ये नेक्स्ट डे हो गया और वो स्टीफन हॉकिंग के घर पहुंच गए और उनसे बात कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि आई हैवंट बीन ब्रेव, आई हैवंट यानी कि आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं इतना कोई साहसी नहीं हूं, नहीं था। सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, जो कि आपको शुरुआत में बताया गया था कि वो बोल नहीं सकते थे, कंप्यूटर से उनकी आवाज आती थी, वो बटन दबाते थे तो कंप्यूटर से वो जो बोलना चाहते थे वो बोल सकते थे। तो उससे उन्होंने कहा कि आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं ब्रेव नहीं था। वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, यानी कि अगली दोपहर को ये बात हुई। आई हैव हैड नो चॉइस, मैं कोई इतना साहसी नहीं हूँ, ये साहसी नहीं था, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। मतलब अगर मैं साहसी नहीं होता तो क्या होता, अगर मैं इसी तरह से होता तो फिर मैं शायद एक दिन ऐसे ही घुट घुट के मर जाता, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे साहसी बनना पड़ा, मैं शुरुआत से ऐसा नहीं था। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer, with the only bit of movement left to him. His long, pale fingers, every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. अब देखते हैं इसमें क्या मीनिंग है। Surely I wanted to say, मतलब मैं कहना चाहता था, surely यानी कि श्योर हम कब बोलते कि हाँ जरूर। Living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, यानी कि इस तरह से इतना क्रिएटिव उन्होंने अपना जीवन जी रहे थे वो तो, और विद इज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी यानी कि उनकी बॉडी जो थी, उनका शरीर उनके बस में नहीं था, ठीक है, उसके साथ इतना साहस लेके जीना ये कोई चॉइस से नहीं करता, वाज अ चॉइस, तो ये कोई चॉइस नहीं थी। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मुझे हर बार जो है गिल्टी यानी कि अपराध बोध होता है, जो मुझे हर बार अपराध बोध महसूस हो रहा था। आई स्पोक टू हिम, जब भी मैं उनसे बात करता मुझे अपराध बोध, गिल्टी महसूस होती। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि जब मैं बोलता था उनको आंसर देना पड़ता, रिस्पॉन्ड करना पड़ता, उसके लिए वो फोर्स होते है ना। देयर ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, और वो थे जो क्या कर रहे थे, टैपिंग एट द लिटिल स्विच, छोटा सा स्विच था उसको टैप टैप कर रहा है, यानी कि दबाना, जिस तरह से हम ऐसे कीबोर्ड दबाते हैं। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, वो जो वर्ड्स थे जो बोलना चाहते थे वो उसको ढूंढ के निकालते और छोटे से अपने कीबोर्ड पे उसको टाइप करते। ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, उनके पास जो थोड़ी बहुत भी जो ताकत थी उससे वो ढूंढते, वो टाइप करते ताकि वो अपने बात कह सके। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, और उनकी जो लंबी पेल फिंगर्स यानी जो कमजोर उंगलियां थी उससे वो इस तरह से टाइप करके ये बात मुझसे कह पाते, लेकिन और उसके लिए क्या होता, मुझे बहुत ही गिल्टी फीलिंग होती, अपराध बोध सा महसूस होता। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्शन, हर थोड़ी थोड़ी देर में उनकी आंखें जैसे कि बंद हो जाती, फ्रस्ट्रेट होके, एग्जॉस्टेड हो जाते, वो थक जाते, क्योंकि उनके बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनकी विल पावर थी जिसकी वजह से वो इतना सब कुछ कर पा रहे थे। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड buoyant with thoughts that came out in frozen phrases एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस, और मैं उनके अपोजिट बैठ के वो चीज महसूस कर पा रहा था, उनका जो एंग्विश था, उनका गुस्सा था, और जो उनके दिमाग में इतने सारे थॉट्स पड़े थे, वो किस तरह से धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे थे। फ्रोजन फ्रेजेस, फ्रोजन यानी क्या, जो चीज बर्फ जैसी ठंडी होती है ना, एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस, मतलब वो बोल तो रहे थे, उनका एक कंप्यूटर से वॉइस आ रहा था। कॉर्प्स यानी क्या होता है, मुर्दा होता है ना, जो शव होता है उसको बोलते हैं, लेकिन उसमें कोई भावहीन था वो सब कुछ, कंप्यूटर बोल रहा था, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. मैंने कहा कि कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं हमारी तरह, वो क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं, यानी कि उनको शायद शुरुआत से ही वो अनहैप्पी होते हैं, दुखी होते हैं।
आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? मुझे खुद पता है ये बात, क्योंकि वो भी इसी चीज से गुजर रहे थे, फिरदौस भी। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ये बात पता है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अंदर से हंसते हो? अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, 3 मिनट के बाद उन्होंने बोला, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, मुझे बहुत ही अम्यूज करती है चीज, आश्चर्य है कि लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, यानी कि मुझे इतना महान मानते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? और क्या आपको ये अनॉय करता है, ये बात कभी परेशान भी करती है कि मेरे जैसा जब कोई आ जाता है अचानक से और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है? द आंसर फ्लैश्ड यस, तो आंसर उनका क्या आया? यस, यानी कि यानी कि वो बहुत ही खुली तरह से बोल रहे थे जो भी उनके मन में आ रहा था। Then he smiled his one-way smile, and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तब जो आंसर यस आया, और फिर क्या हुआ कि वो हंसे अपनी एक तरफा स्माइल से, और तब मुझे पता था कि विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, मैं बिल्कुल सेंटिमेंटल भावुक नहीं हो रहा था या फिर मूर्ख भी नहीं था। मुझे ये पता था कि आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन, कि मैं इस दुनिया के एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति से बात कर रहा हूँ इन द वर्ल्ड। तो जब वो हंस रहे थे तो वो उनको लगा कि बहुत ही सुंदर व्यक्ति है मेरे सामने। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. तो जब उनको पहली बार जब कोई देखे, जब पहली उनकी झलक देखी, तो वो बहुत ही शॉकिंग रहती, ऐसा लगता कोई स्टिल फोटोग्राफी, क्योंकि उनमें कोई हलचल ही नहीं थी। और ऐसा लगता कि एज इफ ऑल दोस पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स वगैरह में जितनी भी उनकी पिक्चर्स देखी थी और न्यूज़पेपर्स में फोटो देखी थी, हैव टर्न्ड थ्री-डायमेंशनल। जैसे कि आजकल भी आप देखते होंगे थ्री-डायमेंशनल, यानी कि एक जैसा चारों तरफ से आप देखते हो, हर तरीके से एक ही जैसा दिखता है। तो वो उनको देख के ऐसा ही लगता कि उन जो साक्षात भी बैठे हैं तो भी ऐसा लगता है कि थ्री-डायमेंशनल कोई पिक्चर देख रहे हैं। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, यानी कि यहाँ पे उनकी वो जिस तरह से बैठे हैं, किस तरह से एक साइड में यूं करके बैठे हैं, उनका जो शर्ट है पेल ब्लू शर्ट, जो किस तरह से श्रिंक है, द वेस्टेड लेग्स, जो उनके लेग्स हैं वो किस तरह से कितने ज्यादा वीक हैं। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, आप उनकी आंखों की तरफ देख सकते हैं, आंखें जो कि बोलती हैं। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और आंखों से ही लगता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको कुछ बोलना है। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन क्या बोलना है ये बहुत ही मुश्किल है समझ पाना। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आप ये सब देख के बहुत ही शेक हो जाते हो, बहुत ही अंदर से हिल जाते हो, क्योंकि आपने ऐसा कुछ देखा है, क्योंकि आप जो कि आज तक आपने कभी भी नहीं देखा है। इस तरह की चीज देख के आपको बहुत ही सदमा लगता है। बच्चों आगे आगे का क्या जो भी चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आइए अब हम इसका एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। सो हियर एज यू कैन सी देयर इज अ वर्ड पावर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम आज। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, मेक 6 phrases यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इससे हमको फ्रेजेस बनाने हैं, 6 phrases बनाने हैं हर वर्ड से। रीड सेशन, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड्स जो है वो क्या है, वर्ब्स है, ठीक है, और सेकेंड वर्ड जो है वो वर्ब्स नहीं है, वो नाउन्स है। तो देखिए रीड सेशन, तो इसका हमने क्या किया, अ रीडिंग सेशन, तो हमें वर्ब में क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। अ रीडिंग सेशन, स्माइलिंग फेस, द रिवॉल्विंग चेयर, अ वॉकिंग टूर, अ डांसिंग डॉल, अ विनिंग चांस। तो हमने क्या किया, जितने भी वर्ब्स थे उसमें हमने आईएनजी लगा दिया और सेकेंड वर्ड वैसा का वैसा रहा, उसके बाद हमने अ या द उसमें लगा दिया, तो बन गया एक फ्रेज। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, आप कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट देखिए, अब हम आ जाते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस पे। लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या है, यूज नीदर नॉर टू जॉइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो। देखिए दो सेंटेंसेस होते हैं, उसको ज्वाइन जब हम करते हैं तो एक तो होता है कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो हम ईदर और का भी यूज कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव है तो नीदर नॉर का। अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक, क्या हुआ इसका मतलब, आई डोंट ईट कैंडी यानी कि मैं कैंडी नहीं खाती, आई डोंट ईट केक मैं केक नहीं खाती। ओके, दोनों ही सेंटेंसेस में डोंट यानी डू नॉट का यूज हुआ है, यानी कि दोनों ही सेंटेंसेस नेगेटिव है। हम दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं, नीदर नॉर, यानी कि जब हम हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ना तो मैं ये खाता हूँ ना तो मैं वो खाता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह की ही बात नीदर और नॉर में होती है।
नीदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक। अब देखिए यहाँ पे हमने डू कैसे लगाया, डोंट है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, डू नॉट। तो नीदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक, तो हमने आई डोंट ईट ये हमने हटा दिया, शॉर्ट हो गया सेंटेंस, ठीक है ना। तो मैं ना तो कैंडी खाता हूं ना केक खाता हूं। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक जॉन, आई डोंट लाइक पीटर। मुझे जॉन पसंद नहीं, मुझे पीटर पसंद नहीं। नीदर डू आई लाइक जॉन नॉर पीटर, तो हमने देखा आपने नीदर से सेंटेंस स्टार्ट किया, और जब हम सेकेंड टाइम हम जो है, जैसे इसमें पीटर है, इधर केक था, तो हमने उसके पहले हमने नॉर लगा दिया। नीदर डू आई लाइक जॉन, तो पहला सेंटेंस तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, नीदर डू आई लाइक जॉन। और सेकेंड सेंटेंस में हमने नॉर पीटर, तो हमने आई डोंट लाइक लगाया, इसमें हमने नहीं लगाया। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस एक हो गए। थर्ड है ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कॉल, कि ही डिड नॉट कम यानी कि वो नहीं आया, ही डिड नॉट कॉल उसने कॉल नहीं किया, यानी कि ना तो वो आया ना उसने कॉल किया। अब इसी को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, नीदर डिड ही कम नॉर कॉल। ओके, लास्ट है हमारा ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक। वो ड्रिंक नहीं करता, अब यहाँ पे ड्रिंक का मतलब है एल्कोहल ड्रिंकिंग से, तो वो ड्रिंक नहीं करता, और वो ही डज नॉट स्मोक, वो स्मोक भी नहीं करता। तो ना तो वो ड्रिंक करता है ना तो वो स्मोक करता है। नीदर डज ही ड्रिंक नॉर स्मोक। ठीक है, इस तरह से बन गया हमारा सेंटेंस। तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, जहां पे डज था वहां पे हमने नीदर डज लगा दिया, जहां पे डिड था वहां पे नीदर डिड लगा दिया, ही शी जो भी होगा वो उसके बाद लगेगा। बाकी सेंटेंस आपको समझ में आ ही गया है अच्छे से। अच्छा, एक लास्ट सेंटेंस और है वही हमारा, शी डिड नॉट लाइक रोम, शी डिड नॉट लाइक पेरिस। उसको रोम पसंद नहीं, उसको जो है पेरिस पसंद नहीं। जैसे हम ही लड़के के लिए यूज करते हैं, शी हम गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। नीदर डिड शी लाइक रोम नॉर पेरिस। तो बच्चों आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।